ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। वैसे कहते हैं कि किसी चीज की शुरुआत तो उत्साह में लोग कर देते हैं, लेकिन आगे का रास्ता सफलता से तय करना बेहद मुश्किल होता है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। शैलेंद्र के नर्सरी फार्म पर अमरूद के अच्छे पौध तैयार हो सकें, इसके लिए वो पौधों की ग्राफ्टिंग के बाद पौधों को पॉलीबैग में रखते हैं और पौधों का सही विकास हो सके, इसके लिए वो पॉलीबैग में सही अनुपात में मिट्टी और जरूरी खाद का मिश्रण बनाकर भरते हैं। इसके बाद पॉलीबैग में नर्सरी पौध लगाकर पौध को तैयार करते हैं। इसके लिए पौधों का समय समय पर सिंचाई करना और रोग बीमारी से पौधे सुरक्षित रहें, इसके लिए वो जरूरी कीटनाशक और रोगनाशक दवाओं का पौधों पर छिड़काव करते हैं। शैलेंद्र अमरूद की कलमी पौधे तैयार करने के लिए ग्राफ्टिंग के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकों पर विशेष ख्याल रखते हैं। इसके लिए वो अपने नर्सरी फार्म पर नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने नर्सरी फार्म पर अच्छी गुणवत्ता के पौध की ग्राफ्टिंग करने के बाद नर्सरी पौध का सही विकास हो और कीट बीमारी से नर्सरी पौध सुरक्षित रहे, इसके लिए उन्होंने अपने फार्म पर बड़ा शेडनेट बनवाया है, जिसमें पौधों को पॉलीबैग में लगाने के बाद इन पौधों को इस शेड में रखते हैं। एक बार जो किसान शैलेंद्र के पास से पौध लेकर गया और इसका परिणाम देखा, तो फिर आसपास के किसानों में इस नर्सरी से पौध लेने की रुचि बढ़ गई। इधर इतनी ज्यादा मांग की पूर्ति करने के लिए शैलेंद्र सिंह ने अपना दायरा बढ़ाया। फलदार पौधों की नर्सरी को लेकर उनकी पहचान दूर दूर तक फैल गई है। आज उनके अमरूद की नर्सरी पौध की डिमांड अपने राज्य के किसानों के अलावा देश के कई राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, बिहार और गुजरात किसानों के द्वारा भी भारी डिमांड है। पूरे देश में मेरा पौधा इस समय जा रहा है। कुछ जगह की सरकार भी ले जाती है पौधा, और किसान तो पूरे देश से हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमसे पौधा भी ले आते हैं। और कैनोपी मैनेजमेंट आकर के यहाँ 1 सप्ताह रह करके 3 दिन रह करके वो सीखते भी हैं। 3 से 1 सप्ताह के बीच में रह करके वो सीखते भी हैं कैसे इसको करना है और कैसे इसको मल्चिंग करना है, कैसे ड्रिप से पानी देना है, कब खाद देनी है, कब इसको जो है कैनोपी करना है, कब हम किस समय कैनोपी करें कि किस माह में हमको फल मिल जाए। तो इसलिए वो किसान भी आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। शैलेंद्र ने अपनी लगन और मेहनत से आगे का रास्ता तय किया था, तो सफलता मिलती चली गई। लेकिन इन्होंने तो जैसे ठान ली थी कि किसी मंजिल पर रुकना नहीं, क्योंकि अब इस नर्सरी का नाम दूर दूर तक फैल चुका है। यहाँ से पौध लेकर गए किसान अपनी बागवानी से लाखों में कमाई कर बेहद संतुष्ट भी हैं। शैलेंद्र के चेहरे में साफ झलकता है जिनकी खेती बागवानी को एक नया मुकाम मिला है। खेती को बहुत हल्के में लेने वालों के लिए ये रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। अगर आप ये समझते हैं कि खेती और इससे जुड़े व्यवसाय में ज्यादा तकनीक की जरूरत नहीं, तो आप इस प्रगतिशील किसान के अमरूद की पौध की नर्सरी देखकर भी आंखें खुल गई होंगी कि खेती के विकास में नई तकनीकों का साथ लिया जाए तो काफी उन्नति कर सकते हैं। नई तकनीक नया भारत। इस तरह आप खेती की आधुनिक विधियों को अपनाकर आधुनिक किसान बन सकते हैं और कम वक्त में कृषि सह व्यवसायों को अपनाकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन विधियों में
खेती में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सकते हैं, जिनका लाभ आप भी कमा सकते हैं। नई तकनीक नया भारत के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे खेती की नई तकनीक के साथ, जो नए भारत के लिए बेहद ज़रूरी है। तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर। नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब। गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। तूने जो पाप किया था उसकी सजा बहुत बड़ी है। पहला फौजी देखा जो लड़ना नहीं चाहता। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़िए। तो क्या दीवान सिंह पर पहले भी ठेकेदार ने हमला करवाया था? जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस के साथ खोले जाने वाले खाते इस गांव के लिए क्रांति लाएंगे। कहानी एक गांव की देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग सेगमेंट के माध्यम से आपके लिए कृषि और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज इस कार्यक्रम में खेती किसानी में जहां हम बात करेंगे जैविक खेती की, तो वहीं हमारा पशुधन में जानेंगे दूध उत्पादन में पशु आहार की भूमिका के बारे में। इसके साथ ही कामयाब किसान में मिलेंगे वाराणसी के एक प्रगतिशील किसान से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान में देखते हैं पहला सेगमेंट खेती किसानी। इसमें कोई शक नहीं कि रासायनिक खेती से हमारी सेहत और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है और इसलिए आज कई किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं। लेकिन कच्छ के किसान तो सालों से जैविक खेती करते आए हैं। जैविक खेती कितनी जरूरी है, आइए जानते हैं यहाँ के किसान से। जैविक खेती अब समय की मांग भी है और जरूरत भी। बेहतर स्वास्थ्य और संतुलित पर्यावरण के लिए किसान तेजी से जैविक खेती अपना रहे हैं। ये रासायनिक खेती की तुलना में कम खर्चीला और बेहतर मुनाफा देने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी जरूरत पशुपालन है, क्योंकि पशु अपशिष्ट के इस्तेमाल से जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। कच्छ में रामकृष्ण ट्रस्ट के प्रमुख मनोज सोलंकी जी करीब 20 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। वो मानते हैं कि खेती प्रकृति के द्वारा ही की जाती है। प्रकृति अपने हिसाब से खेती के हर पहलू को नियंत्रित करती है, जिसमें बाहर से कुछ शामिल नहीं करना होता है। इस समय सोलंकी जी खेती के साथ पशुपालन, कांकरेज गाय संवर्धन, गोबर से उत्पाद बनाना, जैविक खाद बनाना, जैविक कीटनाशक बनाना जैसे कई अहम काम कर रहे हैं। वो पशुओं को जैविक चारा ही खिलाते हैं। इस तरह से मिलने वाला दूध भी अच्छी गुणवत्ता वाला होता है। मैं 20 सालों से जैविक किसान हूँ, जैविक किसानी कर रहा हूँ और मेरे अलग अलग जगह के अलग अलग फार्म है। इसमें से ये कुकमा का जो फार्म है, जहाँ हम ज़्यादातर घास चारे का ही उत्पादन लेते हैं। यहाँ गौशाला भी है, उस हिसाब से यही घास चारे का ही उत्पादन लेते हैं। मगर मुझे बात करनी है जैविक कृषि की, जो 20 सालों से मुझे जो ध्यान में आया है, कुछ बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। मुख्य बात ये है कि मुझे ध्यान में आया कि कृषि है, आज हम सब मान रहे हैं कि कृषि हम कर रहे हैं। वास्तव में मुझे ध्यान में आया कि कृषि है वो वास्तव में प्रकृति कर रही है। प्रकृति के कई जीवों के माध्यम से कृषि की पूरी प्रक्रिया होती है और अगर उसका हमने साथ लिया तो हमारा काम है वो आसान होता जाता है, हमारा कार्य है वो सफल होता है। मगर हमने जैसे भी प्रकृति के आयाम हर जीव को अलग अलग तरीके से समझा नहीं है और उसको अपनी कृषि में नहीं जोड़ा है, तो हमारा काम धीरे धीरे जटिल हुआ है और जटिल होते हुए हमें बोझ भी बढ़ गया है और खर्च भी बढ़ा है और ज़मीन भी बिगड़ी है, पानी भी बिगड़ता है और एक समय ऐसा आता है कि हम धीरे धीरे खेती को छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा न होना चाहिए। उसके लिए हमें एक मुख्य बात जो है आज हम विस्मृति में है, वो स्मृति में लाने की ज़रूरत है कि हमें प्रकृति को अपना प्रकृति ही खेती करती है, हमें उसके साथ भागीदारी करनी है, उसकी मालिकी नहीं करनी है। और हमें खेती में हर व्यवस्था को समझना है जो प्रकृति में जंगल में हो रहा है। कचरे के ढेर के ऊपर जब बीज गिरता है तो उसमें टमाटर मिर्चा लग जाता है, तो कोई नाइट्रोजन तो दिया, फॉस्फोरस तो दिया, प्लांट प्रोटेक्शन तो हुआ, तो किसने किया? तो वास्तव में प्रकृति का एक व्यवस्था है जो ये सब मैनेजमेंट चला रही है और उसकी ऐसी कल्पना नहीं है कि ये कंपनी आएगी, ये दवा का निर्माण होगा, खाद का निर्माण होगा और उस तरीके से ये अपनी खेती मानव अपना अनुपार्जन करेंगे। उसकी कल्पना है कि जहाँ खेत है वहीं उसका पोषण की व्यवस्था है, वहीं धरती को समृद्ध बनाने की व्यवस्था है, वहीं किसान का जो उत्पादन है
वो ठीक से हो, उसके लिए प्रकृति खुद अच्छी तरीके से एक वेल मैनेजमेंट कर रही है, वो हमें ध्यान में लेना है। उसमें मुख्य भूमिका है ये पशुओं की भी है, मुख्य भूमिका वृक्षों की भी है, मुख्य भूमिका सूक्ष्म जीवों की भी है और पक्षियों की भी है, और ऐसे कई प्रकार के जो नहीं देख सकते इनडायरेक्ट फॉर्म में कई जीव है वो ये प्रक्रिया में भागीदार है। ऐसा 20 सालों में मुझे ध्यान में आया है। खेत में रासायनिक खाद के उपयोग से शुरुआत में फसल में अच्छा उत्पादन मिलता है, लेकिन इसके कई दूरगामी दुष्परिणाम है। इसके प्रयोग से फसल के लिए महत्वपूर्ण चक्र बनाने वाले मित्र कीटों को भी नुकसान होता है। इसीलिए मनोज सोलंकी जी जैविक खाद के साथ जैविक कीटनाशक का ही उपयोग करते हैं। के लिए हमें ध्यान इतना ही रखना है कि हमें यहाँ जहर का इस्तेमाल न करें। कोई भी जहर इस्तेमाल होने से जब हमें दुश्मन को मारने में लगते हैं तो मित्र कीटक भी मरते हैं। तो कई मित्र कीटक की संख्या बड़ी है और नुकसान करने वाले जो कीटक है उसकी संख्या कम है। तो उससे थोड़े के लिए हम बड़ा नुकसान कर रहे हैं, वो न हो, ऐसा मेरा एक अनुभव है। और कृषि के अंदर जो जैसा समझ बढ़ती जाएगी उतना हमारा कृषि सहज और सरल बनती जाती है। ज़मीन को जैसे हमारी ज़मीनें आज मक्खन जैसी हो गई, हम ज़मीन नीचे देख सकते हैं कि कई माइक्रो पिन होल, कई जीव जीवात है ज़मीन को कल्टीवेट कर रहे हैं और ज़मीन को एकदम उम्दा बना के रखी है। ज़मीन है भौतिक तरीके से, ज़मीन है बायोलॉजिकल तरीके से, और ज़मीन है वो खनिज द्रव्य की तरीके से, मिनरल तरीके से भी समृद्ध होना ज़रूरी है। और आज मेरी ज़मीन 10 सालों के बाद तीनों तरीके से समृद्ध दिख रही है। और उसका एक प्रमाण भी है कि हमारा जो उत्पादन है वो काफ़ी कुछ इसमें इनपुट डाले बिना अच्छा सा उत्पादन हम आज ले रहे हैं। आप इसका कलर भी, मेरे पीछे जो पार्क है उसका कलर देख सकते हैं कि बिना नाइट्रोजन के इसकी ग्रीनरी आप देख सकते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन की अब कोई कमी नहीं है। शुरुआत में हमें ज़्यादा डालना पड़ता था, अभी तो हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो भी हमारा जो भी यहाँ गेहूँ भी पकाते हैं, यहाँ बाजरा भी पकाते हैं, मक्का भी पकाते हैं, तो उसका अच्छा सा रिजल्ट हमें मिलता है। तो हमें प्रकृति को समझना है और प्रकृति को समझते हुए हमारी कृषि व्यवस्था में हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। ये जो अगर हम काम करते हैं तो किसानी है वो उत्तम किसान, जो उच्च किसानी थी वो उच्च किसानी का जो पद है फिर से प्राप्त हो सकता है। तो मेरा अनुभव आपके साथ हमने शेयर किया, तो ये एक छोटी बात है। हमारे यहाँ इस ऐसी जो हमारा अनुभव है उसके लिए हम हर महीने की 12, 13, 14 तारीख को निःशुल्क प्रशिक्षण रखते हैं। देश में से कोई भी व्यक्ति यहाँ आ सकता है और ये प्रकृति कैसे व्यवस्थापन चला रही है उसका जो हमने अनुभव और साझा किया है वो हम आप सभी के साथ साझा करते हैं। और नाइट्रोजन कैसे उपलब्ध हो, फॉस्फोरस कैसे उपलब्ध हो, प्लांट प्रोटेक्शन कैसे हो, प्रकृति किस व्यवस्था से ज़मीन का सूक्ष्म खनिजों की उपलब्धि करवाती है, ऐसी जो भी व्यवस्था नेचर में हो रही है वो हमने समझी है। और उस समझ के आधार से हम किसानी को कैसे सरल कर सकते हैं, खर्च बिना खर्च की कर सकते हैं, आरोग्यप्रद कर सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, ऐसा हम जो अनुभव कई हमारे साथ यहाँ कच्छ के अंदर और कई किसान हैं वो सब अपना अपना अनुभव के आधार से ये बात रखते हैं, तो सब आमंत्रित है। इस तरह देखा जाए तो जैविक खेती और उत्पाद मौजूदा समय की मांग है। जैविक कृषि करके एक ओर जहां किसान अपनी लागत को कम कर रहा है, वहीं इससे मिट्टी और पर्यावरण को भी लाभ पहुंच रहा है। तो अभी आपने जाना जैविक खेती की उपयोगिता, इसके महत्व के बारे में। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। डेयरी व्यवसाय को फायदेमंद बनाने के लिए पशुपालक नित नए प्रयोग करते रहते हैं ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम के इस हिस्से में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से पशु आहार में बदलाव करके न सिर्फ दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है बल्कि पशु के स्वास्थ्य को भी बेहतर रखा जा सकता है। हमारे देश में पशुपालन एक उत्तम व्यवसाय है। पशुपालन से दूध, गौमूत्र व जैविक खाद मिलती है। इन्हीं लाभ के कारण दिनों दिन दूध उत्पादन में वृद्धि हो रही है। भारत इस क्षेत्र में आगे भी है। दूध हमारे शरीर में सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति करता है, इसीलिए इसे संपूर्ण आहार कहा गया है। लेकिन ये तभी लाभकारी साबित हो सकती है जब दूध की गुणवत्ता अच्छी हो, और दूध की गुणवत्ता पशु के आहार पर निर्भर करती है। इसीलिए दुधारू पशु को उचित मात्रा में दाने व चारे का प्रबंध करना चाहिए। दाने के साथ साथ सही मात्रा में खनिज मिश्रण भी देना चाहिए। इससे पशु का स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है और उत्पादन भी। खनिज तत्व पशुओं को बेहद कम मात्रा में दिए जाते हैं, लेकिन आहार में इनकी कमी या सही अनुपात में न होने से पशु कई रोग या आदतों का शिकार हो जाता है, जिसमें वो मिट्टी, कपड़ा, कागज खाना या पेशाब भी पीने लगता है। ये आदतें पशु के शरीर में बुरा असर डालती है, जिससे उत्पादन क्षमता में भी कमी आने लगती है। ये खनिज तत्व की कमी प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करती है, इसलिए समय रहते इनके लक्षणों को समझ लेना चाहिए, जैसे हड्डियों का कमजोर होना, दूध के उत्पादन में गिरावट आना, प्रजनन क्षमता में कमी आना, पाचन शक्ति का कमजोर होना, समय से भूख न लगना, शारीरिक विकास में कमी आना, चमड़ी में रूखापन आ जाना, खून की कमी होना। पशुओं को खास तौर पर कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोरीन की जरूरत होती है। इनके अलावा कुछ तत्व है जिनकी सूक्ष्म मात्रा की ही जरूरत होती है। खनिज तत्वों की पूर्ति हम इस प्रकार कर सकते हैं: कैल्शियम, बरसीम, रिजका, लोबिया, बिनौला खली; फास्फोरस, चोकर, खली, चावल की पॉलिश; जस्ता, बरसीम, रिजका, लोबिया, चौकर, ग्वार; मैग्नीशियम, चोकर, अनाज, गेहूं, जौ, चावल, मक्का, बरसीम, रिजका; लोहा, पेड़ों की पत्तियां, हरा चारा, रिजका, बरसीम। ये खनिज लवण चारे में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं मिट्टी में किसी विशिष्ट लवण की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। इसीलिए समय समय पर मिट्टी का परीक्षण भी करवाते रहना चाहिए। साथ ही पशु पोषण शाला में भी चारे की जांच करवा सकते हैं। साथ ही इन बातों का ध्यान रखें। किसी भी चारे को लंबे समय तक पशु को ना दे। पशु को चारा बदल बदल कर ही दे। बाजार में मिलने वाले खनिज मिश्रण चिकित्सक की सलाह पर ही दे। चारे के साथ उचित दाना भी दे। पशुओं को चारे के साथ सादे नमक का लवण मिलाकर दे। गर्भावस्था के दौरान लवण की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। पशुओं को संतुलित आहार ही दे। इसके अलावा पशु की आयु व काम करने की क्षमता के हिसाब से ही खनिज लवण देना चाहिए। जैसे छोटे पशुओं को 50 ग्राम प्रतिदिन, दुधारू पशुओं को 100 ग्राम प्रतिदिन, गर्भवती पशु को 100 ग्राम प्रतिदिन। इस तरह खनिज लवण की उचित मात्रा देकर हम न सिर्फ पशु के स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं, बल्कि दूध उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर।
पशुपालक कैलेंडर। सितंबर माह में ध्यान देने योग्य बातें। सितंबर माह में पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को रात के समय ठंड से बचाने के लिए छप्पर इत्यादि के नीचे बांध कर रखें। चारागाह व बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। फर्श चूने के घोल का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास गंदा पानी एवं गंदगी एकत्रित न होने दें। परजीवी नाशक दवा या घोल अवश्य पिलाएं। परजीवी नाशक दवा को हर बार बदल बदल कर उपयोग में लाएं। नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर गोबर की जांच अवश्य कराएं। मेमनों को इंटेरोटॉक्सीमिया रोग का टीका लगवाएं। कोलिबेसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस, कवक फफूंदी, गलघोटू एचएस और लंगड़ी बुखार यानी बीक्यू के टीके पशु में अवश्य लगवा लें। रोग होने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान। जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में आपको दिखाया कि जैविक खेती अब समय की मांग बन चुका है और बहुत सारे किसान जैविक खेती को अपनाने लगे हैं और रासायनिक खेती का दामन छोड़ने लगे हैं। बहुत से ऐसे सफल किसान हैं जो इस काम को और भी आसान बना रहे हैं, अपने साथी किसानों को भी जागरूक करके। कैसे, ये जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रहने वाले किसान हरिशंकर सिंह के पास। जैविक खेती भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की कम होती उर्वरा शक्ति को बचाने के लिए जैविक खेती ही एकमात्र विकल्प है, जिससे बिगड़ते हालात को काफी हद तक संभाला जा सकता है। यही वजह है कि ज्यादातर किसान वापस उसी राह पर चल रहे हैं जो प्रकृति, पर्यावरण और जीवों के लिए सुरक्षित है। ऐसे ही एक किसान है उत्तर प्रदेश के हरिशंकर सिंह, जिन्होंने न सिर्फ जैविक खेती को अपनाया बल्कि इसका दायरा बढ़ाने में भी सफल रहे हैं। हवा में तैरती आवाज है हरिशंकर सिंह की, जो लाउड स्पीकर पर किसानों को जैविक खेती का संदेश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हरिशंकर जी समय समय पर कृषि और मौसम से जुड़ी जानकारी भी किसानों से साझा करते हैं। पिंडरा ब्लॉक के रहने वाले हरिशंकर सिंह जी बताते हैं कि जैविक खेती की तरफ जब उनका रुझान बढ़ा तो शुरुआत में उन्होंने आधे एकड़ खेत में प्रायोगिक तौर पर जैविक खेती करना शुरू किया। शुरुआत में ही मिली भरपूर फसल से प्रभावित होकर हरिशंकर जी ने अपने 12 एकड़ की जमीन पर जैविक खेती कर दायरे में इजाफा किया। इस उपलब्धता को उन्होंने बाकी किसानों से भी साझा किया और उन्हें भी जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। इस तरह जैविक रूप से तैयार की गई फसलों और उत्पाद को हरिशंकर जी ने ऊंचे दामों पर बेचा। उपभोक्ता भी इनके उत्पाद लेकर काफी खुश है, क्योंकि लोग अब बेहतर स्वास्थ्य के लिए जैविक उत्पादों को ही पसंद कर रहे हैं।
मुंबई से 30 साल पहले आए हरिशंकर जी ने सबसे पहले मिट्टी का स्वास्थ्य जांचा और पाया कि खेती के पहले मिट्टी का स्वास्थ्य संभालना होगा, जो जैविक खादों से ही संभव था। इसके बाद उन्होंने अपने खेतों में गेहूं, सरसों, चना, अलसी, अरहर जैसी फसलों की उन्नत पैदावार ली है। इसके पीछे इनका खुद का बनाया जीवामृत है, जो गाय के गोबर और गौमूत्र से बनाया जाता है। वो बताते हैं कि जीवामृत बुआई और सिंचाई के समय सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसा करने से पोषक तत्वों की पूरी मात्रा फसल को मिलती है। वहीं वो अपने खेतों में जीवामृत खाद के लिए, बीजामृत बीजोपचार के लिए, जैविक कीटनाशक, लहसुन, मिर्च, नीम और अदरक से बना घोल कीट नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करते हैं। हरिशंकर जी जल प्रबंधन के लिए भी बेहतर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाया है। इसके साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पानी की बचत हो सके। खेती के साथ पशुपालन को वो उम्दा विकल्प मानते हैं। वो मानते हैं कि 10 एकड़ खेत के लिए एक गाय काफी है। गाय के गोबर से बायोगैस प्लांट से खाद मिलती है, जो जैविक खेती के लिए बेहद जरूरी है। वो इन बातों के लिए गांव के बाकी किसानों को भी जागरूक करते हैं। किसानों के साथ बैठकर खेती और उससे जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। हरिशंकर जी नई जानकारियों के लिए खेती से जुड़ी किताबों का अध्ययन भी करते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक लाइब्रेरी बनाई है। इन नवीन जानकारियों को वो लाउड स्पीकर से किसानों तक पहुंचाते हैं। इसलिए वो गांव में आदर्श किसान माने जाते हैं। उनके इस काम के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। मुंबई से 30 साल पहले जब मैं आया तो उसके बाद जब मैं खेती से जुड़ा तो मैंने ये पाया कि जब मिट्टी का स्वास्थ्य ही नहीं ठीक होगा, जो कि हम जीवांश कार्बन प्रतिशत से ये देख पाते हैं कि पूरे पूर्वांचल का 0.2-0.3 पर ही आके रुक जा रहा है, जबकि इसको 1 तक जाना चाहिए, 0.98 तक होना चाहिए। तो मैंने जब इसको अपनाया तो मिट्टी का मेरा जो स्वास्थ्य था, आज मैं अगर मृदा जांच करवाता हूँ तो उसमें 0.7-0.8 ये जैविक कार्बन प्रतिशत आता है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य तो बढ़ा है ही और मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। जैविक खेती के जो भी मेरे उत्पाद हैं, जैसे मैं सरसों का तेल है उसको मैं 200 रुपये लीटर बेच पाता हूँ। और एक ग्राहकों का ही मुझे फीडबैक आता है कि वो कहते हैं कि भैया मतलब जहाँ हम पहले जो तेल उपयोग में लेके आते थे और आपका तेल उपयोग में लेके आ रहे हैं, तो वो रसोई ही बता रहा है कि आपका तेल बेहतर है, इसलिए वो 200 रुपये लीटर 130 की जगह 200 रुपये लीटर पे कर रहे हैं। गेहूँ है तो 30 से 35 रुपये किलो बिक जाता है, चना है 100 से 120 रुपये किलो बिक जाता है। ये निश्चित तौर पर जो जैविक खेती है, जो कि रासायनिक खाद से और रासायनिक कीटनाशक से तो बिल्कुल ही 100% ये मुक्त है। और इसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से अपना प्रमाणीकरण भी करवा लिया है। तो ये एक सोने में सुहागा जैसा हो गया है। जल संरक्षण के लिए तो मतलब हम लोगों ने जैसे यहाँ पे जो मैंने अपने घर पे भी वर्षा जल संरक्षण के लिए पाइपलाइन लगाया हुआ है, जो कि सीधे जा रहा है पानी कुएं में नीचे गिरने के बजाय। और खेत में भी हमने मेड़बंदी करवाया ताकि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रहे। सिंचाई के लिए भी हमने स्प्रिंकलर का उपयोग किया है और प्राकृतिक खेती को अपनाया है ताकि पानी कम लगे और मिट्टी में जल स्तर बढ़ता रहे। 15-20 साल से हरिशंकर सिंह जी को देख रहा हूँ और उनके साथ जो भी छोटे मोटे शिविर, किसान गोष्ठी या तो जो भी रहता है जाता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हरिशंकर जी खेती के प्रति हम लोगों को देसी गाय पालने के लिए कहते हैं और उसके मल मूत्र से जैविक खाद तैयार करने के लिए बताते हैं। ये था आज का गांव किसान कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां अगर आपको पसंद आई और दोबारा आप ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पे दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और खास जानकारियां। तब तक के लिए नमस्कार।